सियासत की बात संदीप शर्मा के साथ देखिए उदय न्यूज लाइव पर। नमस्कार, मैं हूं संदीप शर्मा। आप देख रहे हैं उदय न्यूज लाइव यानी सच का सवेरा। सियासत की बात संदीप शर्मा यानी मेरे साथ के विशेष प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर आज एक बार फिर स्टूडियो में हमारे साथ बड़ौदा हल्के से हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट के अधिवक्ता श्री कमल मोर जी मौजूद हैं। तो आइए बड़ौदा उपचुनाव को लेकर हम चर्चा करेंगे उनके साथ। स्वागत है मोर साहब आपका स्टूडियो में एक बार फिर। नमस्कार शर्मा जी। मोर साहब, बड़ौदा उपचुनाव को लेकर जो राजनीतिक सरगर्मी है वो बिल्कुल समीकरण लेवल के ऊपर आ चुकी है। क्या लगता है आपको, जिस हिसाब से टिकटों का आवंटन हुआ है तो उसमें कांग्रेस का जो है और बीजेपी का क्या समीकरण बैठेगा? देखिए शर्मा जी, टिकटों के लिए दोनों ही पार्टियों में एक लंबी कतार थी। बीजेपी के लिए तकरीबन 28 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था और कांग्रेस के लिए 32 कैंडिडेट ने अप्लाई किया था, लेकिन टिकट किसी एक को मिलनी थी। एक को मिलने की वजह से दोनों ही पार्टियों में कुछ खेमाबंदी थी, जो नाराज़गी भी जाहिर है। तो अब टिकटें डिक्लेयर हो चुकी हैं, रूठने मनाने का दौर भी जा चुका है, खत्म हो गया। तो 16 तारीख को रात को जो टिकटें डिक्लेयर हुई 15-16 को, तो उसमें बीजेपी तरफ से योगेश्वर दत्त पुराने चेहरे पे ही विश्वास जताया गया और कांग्रेस की तरफ से एक नए कार्यकर्ता इंदुराज नरवाल उर्फ बालू को जो है टिकट दी गई, जो कि हल्के में एक नए चेहरे हैं और लोगों के लिए अपरिचित भी थे। योगेश्वर दत्त को दोबारा मौका देना कहां तक उचित है बीजेपी सरकार के लिए? शर्मा जी, जो हालात हैं, एक तो जो बीजेपी की अभी तक का अगर हम पिछला देखते हैं तो वहाँ पे उन्होंने पिछला ही एक एक्सपेरिमेंट करना चाहा है कि पिछली बार बीजेपी के वही कैंडिडेट थे, तकरीबन वहाँ से 37,500 वोट वो लेके गए थे, जबकि उनके खिलाफ जेजेपी थी। तो उनका यही था कि अगर जेजेपी इस बार साथ मिलके लड़ती है, जो 32,000 वोट थे, तो वो 32,000 और 37,500 उनके मिलके 65 से 70,000 के बीच में उनकी वोट आती है। अच्छा। और एक उन्होंने वापस, जो कि वहाँ पे 9% के करीब ब्राह्मण मतदाता हैं, उनको खुश रखने के लिए दोबारा से योगेश्वर दत्त के ऊपर विश्वास जताया गया। जैसा कि कहा जा रहा है ये बड़ौदा उपचुनाव जो है वो उपचुनाव ना रहकर एक जातिवाद इलेक्शन के तौर पर देखा जा रहा है। तो योगेश्वर दत्त जैसे ब्राह्मण समाज से संबंध रखते हैं, तो आंकड़ों के हिसाब से 9% ब्राह्मणों की वोट है वहाँ पर, तो क्या ये दाव खेलना उचित रहा है? देखिए शर्मा जी, आप भी जानते हैं कि हमारे आज भारत में किसी भी राज्य में जाति के बगैर आप राजनीति नहीं कर पा रहे जी। और क्षेत्र का भी मुद्दा गौण करके जाति को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है जी। और कहीं ना कहीं ये इलेक्शन भी डे बाय डे जातिगत होता जा रहा है जी। आज का ही जो ताज़ा बयान है राम कुमार गौतम जी का, नारनौल से एमएलए हैं, जिनको खुद जाटों को भी वोट मिले, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं जो है किसी के बुलावे पे नहीं आया, और उनका जो विरोध भी रहा है पार्टी और सरकार के साथ जी। और कहा कि मैं स्पेशली सिर्फ योगेश्वर दत्त के लिए आया हूँ, जो पहलवान हैं जी। स्पोर्ट्स में उन्होंने देश का नाम रोशन किया है, लेकिन स्पोर्ट्स और राजनीति दोनों एक अलग फील्ड है, तो जाति को हम इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन जो दाव खेला बीजेपी ने कि 51% जाट मतदाता हैं और 49% नॉन जाट मतदाता है जी। तो 2% का जो गैप है उसको भरने के लिए उन्होंने जातिगत नॉन जाट के ऊपर दाव खेला कि कहीं ना कहीं सरकार के 4 साल की लालसा में कुछ % उनको जाटों का भी वोट बैंक मिलेगा। दूसरा डर ये था कि जो उनके प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट थे डॉक्टर कपूर नरवाल, कि उनको अगर टिकट दिया जाता है कहीं ब्राह्मण समाज पार्टी से ना टूट जाए,
इसलिए उन्होंने पुराने चेहरे योगेश्वर दत्त पे ही दाव खेला। कांग्रेस के उम्मीदवार की बात करें, डॉक्टर नरवाल को जो उन्होंने डॉक्टर नरवाल को टिकट नहीं दिया, उनके गोती भाई इंदुराज नरवाल बालू को दिए। तो जो पूर्व विधायक थे, जिस वजह से ये उपचुनाव हो रहा है, तो कृष्ण जी की फैमिली से उम्मीदवार को ना लेना कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचा सकता है और बाहरी कैंडिडेट को लेने का क्या फायदा मिल रहा है? देखिए शर्मा जी, इंदुराज नरवाल जो बालू हैं वो बाहरी कैंडिडेट ना होके हल्के कैंडिडेट हैं। श्री कृष्ण जी के परिवार से जो कि एस्पिरेंट थे, जीता हुड्डा, जो जीते के नाम से फेमस है, जितेंद्र हुड्डा, या उनकी पत्नी थी गायत्री हुड्डा, उसके पीछे एक ही कारण था कि जीता हुड्डा को के खिलाफ प्रचार किया गया कि वो बाहरी कैंडिडेट है, जबकि उनके पिताजी 3 बार वहाँ से एमएलए रह चुके हैं और कथुरा के साथ लगते गांव से ही वो बिलोंग करते हैं, जो कि किलोई हल्के में है। लेकिन आज की जो सिचुएशन है कि उनको टिकट ना दे के इंदुराज को जो दी गई है, एक तो उन्होंने प्रचार ये किया है कि कांग्रेस जो है नए चेहरे को लेके आई है, दूसरा उन्होंने ये दिखाया कि जो उनके खिलाफ एक प्रचार था वो प्रचार ना रहे। लेकिन आज की स्थिति में जो नाराज़ थे डॉक्टर कपूर नरवाल और जितेंद्र हुड्डा, तो दोनों को भूपेंद्र हुड्डा ने मना लिया है और अपने साथ प्रचार में लगाया है। तो उस चीज़ का मुझे आज कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं दिख रहा। आईएनएलडी की तरफ से जोगिंदर मलिक जी हैं, एनएसपी की तरफ से राजकुमार सैनी हैं, इनकी क्या भूमिका रहेगी? दोनों बड़ी पार्टियों के समक्ष ये खड़े हैं मैदान में। देखिए, दोनों पार्टी की जीत हार को डिसाइड करने में 2 कैंडिडेट अहम रोल अदा करेंगे जी। कि जोगिंदर मलिक हैं जो इनेलो के प्रधान हैं बड़ौदा हल्के के, वो मलिक गोत्र से संबंध रखते हैं, जो कि इस हल्के की एक बड़ी गोत्र है। अच्छा। तकरीबन 30,000 वोट मलिकों के हैं। अच्छा। तो कांग्रेस की जीत और जीत के मार्जिन को डिसाइड करने में मलिक गोत्र का अहम रोल रहेगा। ये किस तरह से रहेगा? क्योंकि अगर 30% आप वोट बता रहे हैं, जो 30% 30,000 वोट अगर बता रहे हैं मलिकों के, तो आप 30,000 वोट उस तरफ जाते हैं, तो फिर कांग्रेस की वोटों पे फर्क पड़ जाएगा। तो मैं यही कह रहा हूँ कि कांग्रेस की जीत और जीत के मार्जिन को डिसाइड करने में मलिक गोत्र का अहम रोल रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये तो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, फायदा देने वाले हैं? वो देखिए, आज वहाँ पे जो इलेक्शन का सिनेरियो चल रहा है वो कहीं ना कहीं सरकारी बनाम सरदारी का इलेक्शन है। कि गवर्नमेंट का इलेक्शन है, बीजेपी का पूरा सरकार वहाँ पे इलेक्शन लड़ रही है। पिछले 4-5 महीने से पूरी सरकार बड़ौदा हल्के में ही है, जो कि कभी वहाँ पे जाके नहीं देखा जाता था। आज पूरी सरकार वहाँ पे विकास करवाने के नाम के ऊपर तुली हुई थी। दूसरा, भूपेंद्र हुड्डा जो है वहाँ साथ लगते सांगी गांव से संबंध रखते हैं और आपस में बड़ौदा हल्के के, सांगी के, खडवाड़ी के जो वहाँ आसपास के गांव हैं, सभी में रोटी बेटी का नाता है। तो वहाँ पे जो रहेगा अपने एरिए का कि हमारा नज़दीकी है, हमारा गोती भाई है, हमारा गुआंड का है, तो सरदारी का जो क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं सरकार के साथ टकराव कर, तो उसकी वजह से मलिक जो गोत्र है वो भी कहीं ना कहीं अपने गुआंड और पड़ोसी के साथ का साथ दे सकता है। कांग्रेस का एक नए चेहरे के ऊपर दाव खेलना, आपका क्या मानना है इस बारे में, कहाँ तक उचित है ये? देखिए, ये जो इलेक्शन है चेहरा नया है, लेकिन नाम जो है, बैकग्राउंड की जो है बैकग्राउंड, ये चेहरा एक नया है, लेकिन इलेक्शन से पहले किसी स्टेज पे जाके आज के हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं खट्टर जी, वो भी इलेक्शन से पहले एक नया ही चेहरा थे, लेकिन आज वो सबके लिए नोन है। ऐसे ही बड़ौदा में जो इलेक्शन है, नाम इंदुराज नरवाल का है, कैंडिडेट हैं इंदुराज नरवाल, इलेक्शन जो कंटेस्ट कर रहे हैं वो आज भी वहाँ पे भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा वर्सेस सरकार है। तो इसलिए वो नया कैंडिडेट होना कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं रहेगा। लेकिन एक मैसेज ये गया है कि वहाँ पे सरकार ने जो है एक आम, सरकार ने नहीं, कांग्रेस पार्टी ने
जो आम उम्मीदवार, आम इंसान को एक वोट दिया है जो कि गरीब किसान परिवार से बिलोंग करते हैं। क्या मुद्दे अहम रहेंगे बीजेपी के लिए या कांग्रेस के लिए? अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के पास क्या ऐसा अहम मुद्दे हैं जो जिनकी वजह से उनको लगता है कि वो चुनाव में विजय प्राप्त करेंगे? देखिए, बीजेपी के पास जो है मेन मुद्दा यही सपना जो दिखाया गया है विकास का। लेकिन जैसा कि बार बार कहा जा रहा है कि खीर में आप खीर खाइए, कि सरकार के 4 साल बचे हुए सरकार में शामिल होइए। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा जब पहली बार वो मुडलाना गांव में आए कि आप आइए सरकार में शामिल होइए। तो सरकार का मुख्य मुद्दा सरकार में शामिल होने का रहेगा कि 4 साल का सपना दिखाया जाएगा कि 4 साल सरकार के हैं, आप शामिल हों, हमें सीट दें ताकि हम आपका विकास करवा सकें। कांग्रेस की पिछले 6 साल में जो हरियाणा एक हरियाणवी एक का नारा था, तो बड़ौदा हल्का का विकास नहीं हुआ। एक एमएलए दूसरी पार्टी का होने से क्या वो हरियाणा से बाहर हो जाता है। और कांग्रेस का एक मुद्दा मेन जो रहेगा इसमें कि वो आपके इलाके की चौधर, अगर यहाँ से जितना ज़्यादा मार्जिन होता है तो वहाँ से भूपेंद्र हुड्डा उतने ही ज़्यादा मजबूत होकर निकलते हैं और आगे जो है वो उनकी दावेदारी को ज़्यादा मजबूत करते हैं। क्या समीकरण बैठेंगे चुनावी जीत को लेकर, पार्टियों को लेकर, जो बड़ी बड़ी पार्टियां आपस में आप भिड़ेंगी, क्या समीकरण बैठेंगे? आपको क्या लगता है कि रुझान या कहें कि गेंद किसके पाले में जाती नजर आ रही है? देखिए, जो 16 तारीख को नॉमिनेशन हुए, 16 से लेके 18 की रात तक बीजेपी पार्टी उत्साह में थी कि वहाँ से डॉक्टर जोगेंद्र मोर थे बड़ौदा गांव के, जो कि हल्के के सबसे बड़ा गांव है, तकरीबन 8-9 हज़ार वोटों का गांव है जी। दूसरा डॉक्टर कपूर नरवाल थे कि 2 नरवाल कैंडिडेट हैं, 15,000 वोट नरवालों की है। और नरवालों में भी कथूरा गांव बड़ा है जो उनका अपना पैतृक गांव है। तो उनको उम्मीद थी कि 20 से 25,000 वोट दोनों ही कैंडिडेट लेके जाएंगे और बीजेपी की जीत को वो सुनिश्चित किए हुए थे। लेकिन 19 तारीख को, पहले तो 17 तारीख को बड़ौदा में हुई एक पंचायत में डॉक्टर जोगेंद्र मोर को बड़ौदा ने पंचायत करके कपूर नरवाल के समर्थन में बिठा दिया। वो भी बीजेपी के लिए फ़ायदेमंद था कि वो वोटें डॉक्टर कपूर नरवाल को मिल रहे हैं। लेकिन 19 तारीख की सुबह जब न्यूज़ आती है कि कपूर नरवाल भूपेंद्र हुड्डा के समर्थन में बैठ गए हैं और भूपेंद्र हुड्डा ने जो है उनका नॉमिनेशन वापस करवाया साथ ले जाके। शर्मा जी, कैंडिडेट सभी पार्टियों के डिसाइड हो चुके हैं, नॉमिनेशन भरे जा चुके हैं। तो बड़ौदा जो उपचुनाव है दिन प्रतिदिन एक इंटरेस्टिंग मोड पे जाता जा रहा है। 15 तारीख को सुबह जो टिकट डिक्लेयर हुई योगेश्वर दत्त की, तो उसको 14 को भी कह सकते हैं, 14 की रात को डिसाइड हो गई थी। तो बीजेपी में उत्साह था कि कांग्रेस में टिकट किसको मिलेगी, लेकिन उनको डर था कि कपूर नरवाल जो एरिया के एक जिताऊ कैंडिडेट माने गए हैं, किसी भी पार्टी से टिकट मिले कि उनको मिलेगी। तो उनको एक आस थी कि उनको मिलती है तो जो कांग्रेस के एस्पिरेंट कैंडिडेट्स हैं कि वो वहाँ खिलाफत करेंगे, शायद फ़ायदा मिलेगा। लेकिन कांग्रेस ने उनकी टिकट डिक्लेयर होने के, बीजेपी की टिकट डिक्लेयर होने के बाद अपनी रणनीति चेंज की और एक नए चेहरे इंदुराज भालू को, जो है नरवाल भालू को टिकट दी, जो कि एक मैसेज दिया कि हम एक आम कार्यकर्ता को भी सम्मानित करेंगे। जो आगे बीजेपी की एक राजनीति, कांग्रेस की जो आगे की कार्रवाई है उसको प्रदर्शित करती है, उनकी रणनीति को, कि अगले जो इलेक्शन हैं, आम चुनाव होंगे, उसमें कहीं ना कहीं युवा चेहरे को तवज्जो दी जाए। तो उसी सिनेरियो पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो दिन प्रतिदिन कैसे इलेक्शन का समीकरण चेंज होते जा रहा है। 16 तारीख को जो नॉमिनेशन का लास्ट डे था, सुबह इंदुराज भालू ने अपना पर्चा भरा, फिर डॉक्टर कपूर नरवाल ने अपना पर्चा भरा। तो बीजेपी के लिए उत्साह का एक माहौल बना। अच्छा। कि वोटों का जो ध्रुवीकरण ना हो के वो वोटों का बंटवारा होगा। 15,000 वोट नरवाल खाप के हैं,
और एक कैंडिडेट जो थे डॉक्टर जोगेंद्र मोर, बड़ौदा गांव के, जो हल्के का बड़ा गांव है, जिसमें तकरीबन 9 से 10 हज़ार वोटें हैं, वहाँ के हैं। तो वो बाइफर्केशन बीजेपी के लिए फ़ायदेमंद लग रहा था। लेकिन डॉक्टर कपूर नरवाल ने भाईचारे के नाम पे एक पंचायत की बड़ौदा गांव में, और बड़ौदा गांव से अपील की कि गुआंढी होने के वजह से, और एज मेरी बड़ी है, तकरीबन 64-65 साल के हो चुके हैं, तो अपने कैंडिडेट को बिठाएं और मुझे समर्थन दे दें। लेकिन पंचायत ने वहाँ उनको डॉक्टर जोगेंद्र मोर को बिठाने वाली जो अपील थी भाईचारे की, वो मानी कि नया चेहरा है बच्चा, अगली बार इसको समर्थन दिया जा सकता है, और उसको बिठाने के लिए गांव ने उसको आदेश दिया कि आप बैठ जाओ। डॉक्टर कपूर नरवाल के समर्थन में बैठे। वहाँ तक भी बीजेपी के लिए उत्साह की बात रही कि वोट जो है डॉक्टर कपूर नरवाल के पास जितना बाइफर्केट हो रहा कपूर नरवाल और कांग्रेस में, वो बीजेपी के लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन वो उनकी खुशी 19 तारीख की सुबह उस टाइम गायब हुई, और उनको सोचने पे, दोबारा सोचने पर मजबूर होना पड़ा जब भूपेंद्र हुड्डा ने 12 बजे करीब डॉक्टर कपूर नरवाल का पर्चा वापस उठवाया अपने समर्थन में, जो कि कपूर नरवाल के घर पे उस टाइम पे 2,000 के करीब मौजूद थे लोग, और भारी पब्लिक के बीच में उन्होंने समर्थन भूपेंद्र हुड्डा को दिया। तो बीजेपी ने भी अपनी वोट ना कटे इसके लिए राजकुमार सैनी जी के साथ, जो बताई गई है सूत्रों से पता लगा कि मीटिंग हुई है, लेकिन राजकुमार सैनी जी नहीं माने। अब उनको खतरा यही है कि राजकुमार सैनी जी, एक तरफ राजकुमार सैनी बीजेपी को नुकसान कर सकते हैं, एक तरफ जोगेंद्र मलिक जो इनेलो के कैंडिडेट हैं, वो कांग्रेस को नुकसान कर सकते हैं। तो दोनों ही कैंडिडेट जो हैं तीसरे और चौथे नंबर के लिए कंटेस्ट करेंगे, लेकिन पहले और दूसरे की जीत हार और उसके के मार्जिन को डिसाइड करेंगे कितना रहेगा। जेजेपी और बीजेपी की गठबंधन की सरकार सबको पता ही है, तो उसमें जेजेपी को जो वोट मिले थे वो मिले थे जो बीजेपी के खिलाफ थे, जो एक नया चेहरा चाहते थे या नई सरकार को देखना चाहते थे, उन्होंने जेजेपी को समर्थन किया, वोट दिया। आज क्योंकि गठबंधन है, तो जो जेजेपी के समर्थक हैं, जो जेजेपी का जो वोट बैंक है, वो बीजेपी को ही जाएगा या वो टूटने का आसार है उसमें? शर्मा जी, आपका ये सवाल में ही जवाब है कि आपने कहा कि जेजेपी को जो वोट मिले थे वो बीजेपी के खिलाफ मिले थे। उसमें एक और कारण था बीजेपी को 32,500 वोट मिलना, कि भूपेंद्र मलिक जेजेपी का कैंडिडेट था, जो कि पिछले 10 साल से वहाँ पे मेहनत कर रहा था, और एक कारण था बड़ौदा हल्के में श्री कृष्ण हुड्डा जी की नाराज़गी होना कि वो बाहरी उम्मीदवार है, जिसकी वजह से जो कांग्रेस को वोट इस मुद्दे पे नहीं देना चाहता था और वो बीजेपी को भी नहीं देना चाहता था, वो वोट जेजेपी को गई थी। तो हम ये कहें कि जेजेपी की 32,500 वोट थी तो वो गलत है, वो कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ वो वोट थी। जबकि उससे पहले जो एमपी का इलेक्शन हुआ था, जिसमें जेजेपी के बड़े उम्मीदवार दिग्विजय चौटाला जो संस्थापकों में से एक है, उन्होंने इलेक्शन लड़ा और बड़ौदा हल्के से सिर्फ उनको 6,000 वोट ही मिले थे। तो आज वो चीज़ है कि अब जेजेपी की वोट कितनी ट्रांसफ़र हो पाती है, पहले तो वो कितने गठबंधन धर्म निभाते हैं। बिल्कुल। मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ कि अभी तक जेजेपी की ना झंडी है ना बैनर है। अच्छा। सिर्फ बीजेपी के झंडे और बैनर ही लगे हुए प्रोग्रामों में। अभी तक शायद 1-2 ही प्रेस कॉन्फ्रेंस आज ही हुई है। तो जेजेपी कितने मन से निकल के प्रचार करती है बीजेपी के लिए, ये आने वाला वक्त बताएगा। और हर रोज़ जो है समीकरण चेंज हो रहे हैं, तो शायद 27 तारीख के बाद कुछ और समीकरण नए आए, मैं आपको बेहतर बता पाऊँगा। चलिए, अभी हमारी चर्चा को यहीं विराम देते हैं और एक दिन 2 दिन ठहर कर समीकरणों का जो भी बदलाव आता है उसके दौरान हम अपने दर्शकों को फिर से रूबरू कराएंगे इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए। तो आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद शर्मा जी।
तो ये थे हमारे साथ अधिवक्ता पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से श्री कमल मोदी, जो कि एक बड़े ही अच्छे राजनीतिक विशेषज्ञ हैं और बड़ौदा जिला हल्के से भी हैं। तो इनके साथ आज हमने चर्चा की बड़ौदा उपचुनाव को लेकर। जल्द ही दोबारा हाजिर होंगे नए समीकरण के साथ। देखते रहिए उदय न्यूज लाइव, सच का सवेरा। नमस्कार।